आप सभी को नमस्कार और आप सभी का स्वागत है बिहार स्टेट एग्जामिनेशंस प्रिपरेशन चैनल पर। पिछले वीडियो में एक सवाल पूछा गया था जिसमें आपको जवाब देना था कि डब्ल्यूबीसी कितने टाइप्स के होते हैं, उनकी परसेंटेज वाइज कितनी कितनी मात्रा होती है और इन सभी का क्या कार्य है। ये आपके पिछले वीडियो का क्वेश्चन था जिसका इस वीडियो में आपको आंसर बताया जा रहा है। पहला क्वेश्चन था कि डब्ल्यूबीसी के टाइप्स कौन कौन से हैं। तो डब्ल्यूबीसी 5 तरह के होते हैं: न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, इओसिनोफिल और बेसोफिल। ये पांचों उसके प्रकार हैं। इसमें सबसे अधिक मात्रा में मिलते हैं 40 से 70% मात्रा में न्यूट्रोफिल। इसलिए सवाल बनता है कि डब्ल्यूबीसी का कौन सा टाइप सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है रक्त में। तो न्यूट्रोफिल सबसे अधिक मात्रा में है। इसके बाद लिम्फोसाइट है 20 से 50%। इसके बाद मोनोसाइट है 3 से लेकर 8%। और इओसिनोफिल 1 से लेकर 3% और सबसे कम मात्रा में मिलता है बेसोफिल। तो आपसे यही सवाल बनेगा कि सबसे अधिक और सबसे कम मात्रा में आरोही या अवरोही क्रम में आपको लिखना है। तो सबसे अधिक मात्रा में न्यूट्रोफिल, फिर लिम्फोसाइट्स, फिर मोनोसाइट्स, फिर इओसिनोफिल्स और लास्ट में बेसोफिल्स। इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि ये सभी अलग अलग टाइप्स के डब्ल्यूबीसी हैं, तो किनका आकार सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा आकार मोनोसाइट्स का है, इनका सबसे बड़ा आकार होता है। और वहीं सबसे छोटा आकार का होता है लिम्फोसाइट्स। तो ये भी आप लोग को बात ध्यान में रखना है। सबसे बड़े आकार का डब्ल्यूबीसी कण जो है वो मोनोसाइट्स है और वहीं सबसे छोटे आकार का जो है वो लिम्फोसाइट्स है। बट और इसी के अलावा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सर्वाधिक मात्रा में कौन सा है। तो न्यूट्रोफिल है और सबसे कम मात्रा में कौन है। तो बेसोफिल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन सभी अलग अलग प्रकार के डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स, इनके क्या कार्य होते हैं, ये अलग अलग क्यों हैं। तो न्यूट्रोफिल्स का काम है रोगाणु भक्षण करने का, जिसको फैगोसाइटोसिस भी कहते हैं। फैगोसाइटोसिस या रोगाणु भक्षण एक ही बात है। तो न्यूट्रोफिल्स का काम है रोगाणु भक्षण का। मोनोसाइट्स का काम भी है रोगाणु भक्षण का, फैगोसाइटोसिस का। बट इनमें से अधिक प्रभावी मोनोसाइट्स है। इसीलिए कभी कभार आपसे पूछेगा कि रोगाणु भक्षण की सर्वाधिक सक्रिय कोशिका कौन सी है। तो आपको मोनोसाइट जवाब देना है, अन्यथा दोनों का ही कार्य रोगाणु भक्षण का ही है, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स। वहीं लिम्फोसाइट्स का कार्य होता है एंटीबॉडी का निर्माण करना। तो शरीर में जो अलग अलग रोगों के प्रतिरोधक क्षमता के करने के लिए एंटीबॉडीज का निर्माण होता है, उन सभी को लिम्फोसाइट्स निर्माण करके देता है। नेक्स्ट है इओसिनोफिल। ये एलर्जी के कारक हैं। देखते हैं किन्हीं को धूल से, किसी को गर्मी से, किन्हीं को डस्ट से, किन्हीं को धुएं से, अलग अलग तरह के जो एलर्जी के कारक हैं वो इओसिनोफिल के कारण ही है। और बेसोफिल्स का कार्य है हेपेरिन का स्राव और हिस्टामिन का स्राव करना। हेपेरिन के बारे में हम लोग जानते हैं। हेपेरिन एक एंटी ब्लड क्लॉटिंग एजेंट है जो ब्लड को क्लॉट होने नहीं देता है। शरीर के अंदर रक्त का प्रवाह बना रहे और रक्त कहीं भी जमे ना, इसके लिए शरीर में हेपेरिन की एक आवश्यक मात्रा जरूरी होती है, जिसके लिए बेसोफिल उत्तरदायी है। तो ये था पिछले वीडियो का क्वेश्चन। हाँ, इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स, ये जो परसेंटेज वाइज जो न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, इओसिनोफिल और बेसोफिल की मात्रा को निर्धारित करते हैं, इसी को मेडिकल के टर्म में डीएलसी कहा जाता है, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। डीएलसी, जब कोई ब्लड टेस्ट वगैरह करवाते होंगे तो आपको पता होगा कि आपका डीएलसी भी वहाँ मेजर किया जाता है। जब आपकी तबीयत खराब होती है तो डॉक्टर अपने रिपोर्ट्स में ये जांचने का प्रयास करते हैं कि किसकी मात्रा कितनी है। उस आधार पे आपके रोग का पहचान करने का प्रयास करती है कि किस मात्रा में इन्फेक्शन है। इसके लिए डीएलसी जरूरी है और डीएलसी का फुल फॉर्म होता है डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। और डब्ल्यूबीसी की सामान्य जो मात्रा होती है रक्त में वो 5000 से 10,000 पर मीटर क्यूब मिलीमीटर क्यूब होता है। 5000 से 10,000 प्रति मिलीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। अब है आज नेक्स्ट चैप्टर है आज जीवों में विविधता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पिछले सबसे पहला चैप्टर में हम लोगों ने कोशिका को डिस्कस किया, फिर ऊतक को डिस्कस किया और अब ये जीवों में विविधता है और इसको समझना काफ़ी आवश्यक है। इसके लिए सबसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझना है कि जीव विविधता होता क्या है और जैव विविधता होने का कारण क्या है। जैसे एक बिल्ली है और एक कुत्ता है, तो दोनों काफ़ी एक दूसरे से अलग हैं, तो उनमें प्रजातिगत जैव विविधता पाई जाती है। एक अलग प्रजाति का है और एक अलग प्रजाति का है। वहीं पे अगर एक ही प्रजाति में आप देखिएगा तो दो जीवों में भी विविधताएं पाई जाती है।
एक ही प्रजाति में पाए जाने वाले जीवों में जैव विविधता का कारण अर्धसूत्री विभाजन के बाद युग्मनज निर्माण में क्रॉसिंग ओवर की परिघटना है। क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, इसलिए जीवों में अलग अलग गुण आ जाते हैं, वो जैव विविधता का द्योतक है। नेक्स्ट होता है उत्परिवर्तन, जिसको म्यूटेशन कहा जाता है। म्यूटेशन भी जैव विविधता का द्योतक है। तो ये दोनों ही जैव विविधता का द्योतक है। अब इन्हीं को समझ पढ़ के समझना है, ये चैप्टर यही है। क्या आपने कभी सोचा है हमारे चारों ओर कितने प्रकार के जीव समूह पाए जाते हैं? सभी जीवधारी एक दूसरे से किसी न किसी रूप में भिन्न हैं। आप स्वयं को और अपने एक मित्र को ही लीजिए, आप में और मित्र में कितनी असमानताएं होंगी। किसी का हाइट अधिक होगा, किसी का हाइट कम होगा, किसी का शारीरिक स्थिति में दुबलापन होगा, कोई मोटे होंगे। तो इन सब आधारों पे आप कह सकते हैं जो जो बाहर भौतिक हैं, जिसको आप देख सकते हैं, और कई ऐसे होंगे जो अनुवांशिक गुण होंगे, जो आप में अलग होंगे। किन्हीं के आँख का कलर कुछ और होगा, किन्हीं के आँख का कलर कुछ और ही होगा, किन्हीं के बाल के हेयर स्टाइल्स होंगे, किसी के स्ट्रेट होंगे, किन्हीं के कर्ली हेयर्स होंगे। तो ये सभी जैव विविधता को दर्शा रहे हैं कि कितने ही विविध प्रकार के जंतु, पादप और कीट पतंग भी आपको देखने को मिल जाएंगे। क्या दोनों की लंबाई एक समान है? क्या आपकी नाक बिल्कुल आपके मित्र के नाक जैसी दिखती है? क्या आपके और आपके मित्र की हथेली का आकार समान है? ये सब ऐसे कारक हैं जिनको देख करके आप बोल सकते हैं कि नहीं, हम दोनों में काफ़ी विविधताएं हैं। यदि हम अपनी और अपने मित्र की तुलना किसी बंदर से करें तो हम क्या देखेंगे? निश्चित रूप से हम पाते हैं कि हम में और हमारे मित्र के बीच बंदर की अपेक्षा अधिक समानताएं हैं। परंतु जब हम अपनी तुलना गाय और बंदर दोनों से करते हैं, तब हम देखते हैं कि गाय की तुलना में बंदर और हम में अधिक समानताएं हैं। मतलब गाय ज़्यादा डिफरेंट है और बंदर हमारे से ज़्यादा समान दिखेगा। हमने देसी गाय और जर्सी गाय के विषय में सुना है। क्या एक देसी गाय जर्सी गाय जैसी दिखती है? जो भी गौ पालन किए होंगे या जिनको भी गाय वगैरह के प्रजातियों को जानने में इंटरेस्ट रहा होगा, वो जानेंगे कि देसी गाय और जर्सी गाय दोनों ही अलग अलग कदकाठी की होती हैं। उनके सींग का आकार अलग अलग होता है, उनके कलर्स अलग अलग होंगे। क्या सभी देसी गाय एक जैसी दिखती हैं? उनके कलर, देसी गायों में कलर्स का ही थोड़ा अंतर रहेगा, मतलब उनका शारीरिक बनावट, वेशभूषा सब एक जैसा ही दिखाई देगा। क्या हम देसी गाय के झुंड में जर्सी गाय को पहचान सकेंगे? बहुत आसानी से पहचान लीजिएगा, उनके सींग नहीं होते हैं। पहचानने का हमारा आधार क्या है? तो जब हम लोग को तो उतना जानकारी नहीं है, बट आप सींग के आधार पर एटलीस्ट ये जरूर बता सकते हैं कि ये देसी गाय है और एक जर्सी गाय है। अब हम लोग को तय करना है कि कौन से विशिष्ट लक्षण वांछित समूह के जीवों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम यह भी तय करेंगे कि किन लक्षणों को छोड़ा जा सकता है। मतलब लक्षणों को आधार पे हम विविध प्रकार के जंतुओं को अलग अलग करने का प्रयास करेंगे। अब पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के विभिन्न समूहों के बारे में सोचें। हम एक ओर जहां सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने वाले बैक्टीरिया जिनका आकार कुछ माइक्रोमीटर का होता है, वहीं दूसरे ओर 30 मीटर लंबे नीली वेल या कैलिफोर्निया के 100 मीटर लंबे रेडवुड पेड़ भी पाए जाते हैं। कुछ चीड़ के वृक्ष हजारों वर्ष तक जीवित रहते हैं, जबकि कुछ कीट जैसे मच्छरों का जीवन काल जो लगभग 7 दिन का होता है, 7 दिन का माना जा सकता है, जो नर मच्छर होते हैं। वहीं कुछ मादा मच्छर की लाइफ टाइम ज़्यादा होती है, लाइफ स्पैन ज़्यादा होती है। जैव विविधता रंगहीन जीवधारियों, पारदर्शी कीटों, विभिन्न रंगों वाले पक्षियों और फूलों में भी पाई जाती है। आप फूलों में भी देखिएगा, बहुत टाइप्स अलग हैं, उनकी पंखुड़ियों की संख्या अलग है, उनका आकार अलग है, अर्थात बहुत सारी विविधताएं हमारे आसपास पर्यावरण परिवेश में आप देख सकते हैं। हमारे चारों ओर की इस असीमित विभिन्नताओं को विकसित होने में लाखों वर्ष का समय लगा है। ये तुरंत का नहीं है, ये लाखों वर्षों का परिणाम है। इन सभी जीवधारियों को जानने और समझने के लिए हमारे पास समय का बहुत छोटा हिस्सा है, इसलिए उनके बारे में हम एक एक कर विचार नहीं कर सकते हैं। अर्थात आप प्रत्येक कीट पे या प्रत्येक जंतु पे आप डिस्कस नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमको प्रयास करेंगे कि उनको हम एक वर्गीकरण कर दें, उनको सभी को एक ग्रुप्स में रखें और उस ग्रुप का अध्ययन कर लें, जो कि हमारे लिए पॉसिबल है। इसके जगह हम जीवधारियों की समानता का अध्ययन करेंगे, उससे हम उनके विभिन्न वर्गों में रख सकेंगे। फिर विभिन्न वर्गों एवं समूहों का अध्ययन करेंगे। जीवों के इन विभिन्न रूपों की विभिन्नता का अध्ययन करने के अनुरूप समूह बनाने के क्रम में, जब हम समूह बना रहे होंगे, तो हमें सुनिश्चित करना होगा, क्या सोचना होगा
कि कौन से विशिष्ट लक्षण हैं। यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप उन विशिष्ट लक्षणों को पहचानिएगा, उन विशिष्ट लक्षणों के आधार पे आप समूह बनाइएगा, जो जीव विज्ञानियों ने कर रखा है, जो जीवधारियों में अधिक मौलिक अंतर पैदा करते हैं। इसी पर जीवधारियों के मुख्य विस्तृत समूह का निर्धारण निर्भर करेगा। इन समूहों में से छोटे समूह का निर्णय अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण लक्षणों के आधार पर किया जाएगा। मतलब जैसे जैसे हम बड़े समूह को बांटेंगे तो उनमें बहुत बड़े लक्षण होंगे, उसी आधार पे हम दो वर्ग में बांटेंगे। फिर उस वर्ग में भी छोटे कुछ सब ग्रुप्स बनाए जाएंगे, उनमें भी कुछ कुछ लक्षणों को अलग करते चलेंगे। तो वही बताना चाह रहा है कि अपेक्षाकृत कम लक्षणों महत्वपूर्ण लक्षणों के आधार पर छोटे समूहों का निर्णय किया जाएगा। नेक्स्ट है, हम जीवधारियों का वर्गीकरण क्यों करते हैं। तो जीवधारी का वर्गीकरण करना आवश्यक है, तभी तो आप, क्योंकि आपके पास इतना बड़ा लाइफ स्पैन नहीं है कि आप सभी जंतुओं को इतने करोड़ वर्षों में जो डेवलप हो चुके हैं उनको आप अलग अलग पढ़ सकें। इसलिए आप उनको वर्गीकृत करके अलग अलग ग्रुप में कैटेगराइज कीजिएगा और उन ग्रुप्स का अध्ययन कर लीजिएगा जो कि पॉसिबल है। अपने चारों ओर फैले जीव जंतुओं की विभिन्नता के 3 उदाहरण दो, जो कि आप देख सकते हैं बहुत आसानी से। वर्गीकरण का आधार क्या है, इसको समझना है। जीवों के समूह के वर्गीकरण का प्रयास प्राचीन समय से किया जाता रहा है। यूनानी विचारक, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, अरस्तु के बारे में बताया जा रहा है कि वो यूनान से थे। यूनानी विचारक अरस्तु ने जीवों का वर्गीकरण उनके स्थल, जल एवं वायु में रहने के आधार पर किया। मतलब कोई जंतु अगर स्थल पे रह रहे हैं, कोई जल में रह रहे हैं और कोई वायु में रह रहे हैं, इस आधार पर अरस्तु ने जीवों का वर्गीकरण कर दिया कि पानी में रहने वाले जंतुओं को एक समूह में रख दिया, हवा में रहने वाले जंतुओं को एक समूह में रख दिया, और पृथ्वी पर यानी कि स्थल भाग पर पाए जाने वाले जंतुओं को एक समूह में रख दिया, और ये उनके वर्गीकरण का आधार बना। यह जीवन को देखने का बहुत ही सरल किंतु भ्रामक तरीका है। भ्रामक मतलब ये आपको कंफ्यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि आगे देखिए, उदाहरण के लिए समुद्र में रहने वाले जीव जैसे प्रवाल, जिसको कोरल्स बोलेंगे, जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे भी आगे, व्हेल, ऑक्टोपस, स्टारफिश और शार्क, ये सभी पाए जाते हैं। ये कई मायने में एक दूसरे से काफ़ी अलग है। प्रवाल कुछ और है, व्हेल कुछ और है, ऑक्टोपस कुछ और है, और इन सभी के आधार पर आप जब नेक्स्ट इसी चैप्टर में आपको आगे पढ़ना है, जिसमें आप पढ़ेंगे किंगडम के बारे में, फाइलम के बारे में, वर्ग के बारे में, गण के बारे में, इन सभी के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि ये सब तो बहुत ही डिफरेंट हैं। तो उन सभी को एक साथ रख देना बहुत ही भ्रामक है। लेकिन किंतु उस समय से पहले किन्होंने किसी ने भी करके नहीं रखा था। आज हमारे पास डाटा है, जीव विज्ञानियों ने सभी को अलग अलग डाटा में अलग अलग ग्रुप्स में बांट कर रख दिया है। हमारे लिए अध्ययन बहुत ही आसान है, बट उस ज़माने में जब किसी ने नहीं किया, उस ज़माने में यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इन सभी में एकमात्र समानता इनका आवास है। अध्ययन एवं विचार के लिए इस आधार पर जीवधारियों को समूह में बांटना ठीक नहीं है। इसलिए हमें अब यह निर्णय करना है कि किन विशिष्ट अभिलक्षणों के आधार पर बृहद वर्ग का निर्माण किया जाएगा। अगर हमको बृहद वर्ग बनाना है तो वो कौन से लक्षण होंगे जिसके आधार पर हम बड़े वर्ग का निर्माण करेंगे। उसके बाद हम अन्य लक्षणों के आधार पर किसी वर्ग को उप समूहों में बांट सकते हैं। मतलब जैसे कि आपको समझने के लिए एक मैं एग्जांपल से समझाना चाह रहा हूँ। जैसे कि एक स्कूल है, तो जब कोई दो बच्चे को आप पूछेगा कि आप कहाँ पढ़ रहे हो, अगर एक कोई अलग स्कूल में पढ़ रहा होगा, दूसरा कोई अलग स्कूल में पढ़ रहा होगा, तो दोनों के लिए एक वर्गीकरण का आधार बन गया कि दोनों का अलग अलग स्कूल में पढ़ा जाना। फिर आप हो सकता है कि एक ही स्कूल के बच्चे हों, तब आप उनसे पूछ सकते हैं कि अच्छा तुम कौन से क्लास में हो, और दूसरे वाले से भी पूछिएगा तो वो हो सकते हैं दोनों अलग अलग क्लास के होंगे। तो ये भी एक दूसरा आधार बन गया। मतलब एक बड़े कैटेगरी के अंदर एक सब कैटेगरी हो सकता है कि दोनों बच्चे सेम ही क्लास में हो, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि आप दोनों सेम सेक्शन में हैं या अलग अलग सेक्शन में हैं। अर्थात हम अगर अलग अलग वर्गीकरण का आधार बनाते जाएंगे तो हम एक कैटेगरी में भी अलग अलग सब कैटेगरी बनाते चल जाएंगे और उप समूहों में बांट सकते हैं। नए लक्षणों के आधार पर समूहों के भीतर इस तरह के वर्गीकरण की प्रक्रिया जारी रह सकती है, और जो अनंत तक जारी रहेंगी, क्योंकि हर एक जीव एक दूसरे जीव से अलग है। जैव विविधता हर एक जीवों में पाया जाता है। तो इस आधार पे अगर आप जारी रखेंगे तो हर एक जीव ही एक दूसरे से अलग है। लेकिन हम लोग को मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ वर्गों में पढ़ना है, जो कि इस चैप्टर का आधार होगा। इस विषय में आगे बढ़ने से पहले हमें लक्षणों का अर्थ समझना पड़ेगा कि कौन से लक्षण के आधार पर हम बात करेंगे। जब हम जीव के किसी विविध समूह को वर्गीकृत करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या जानना होता है, इस समूह के सदस्य में क्या क्या समानताएं हैं जिसके आधार पर कुछ को एक साथ रखा जा सके।
वास्तव में यही उनका लक्षण और व्यवहार होता है, और यह कहें कि यही उन जीवों का रूप और कार्य होता है। इस रूप और कार्य या लक्षण और व्यवहार के आधार पर ही हम किसी जंतुओं के समूह को में से कुछ जंतुओं को एक समूह में रखेंगे और दूसरे जंतुओं को, बचे हुए जंतुओं को अलग समूह में रखेंगे। नेक्स्ट है, किसी जीव के लक्षण से तात्पर्य उस जीव का कोई विशिष्ट रूप या विशिष्ट कार्य होता है। उदाहरण के लिए, हम में से ज़्यादातर लोग के एक हाथ में 5 उंगलियां हैं, जो कि एक लक्षण है। अब आप इस बात पर किसी से भेदभाव कर सकते हैं कि किसी के हाथ में अगर 5 उंगलियां नहीं होंगी तो वो हमारे समूह में नहीं आएगा। उसी तरह हमारे दौड़ने की क्षमता और बरगद के पेड़ के 9 दौड़ पाने की क्षमता भी एक लक्षण है। दोनों ही अलग अलग क्षमता है। अगर हम दौड़ सकते हैं तो बरगद का पेड़ दौड़ नहीं सकता है, और ये एक लक्षण हो गया। इस आधार पर आप वर्गीकृत कर सकते हैं कि जो चलने वाले हैं वो अलग और जो नहीं चलने वाले हैं वो अलग। तो इन्हीं में से मूल लक्षणों को हमें ढूंढना है कि आखिर वो मूल लक्षण कौन है, जिसके आधार पर हम वर्गीकरण को स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कुछ लक्षणों को कैसे अन्य की तुलना में ज़्यादा मौलिक लक्षण के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। हम विचार करें कि एक पत्थर की दीवार कैसे बनती है। दीवार में प्रयोग में लाए गए पत्थर विभिन्न आकार प्रकार के हो सकते हैं। यहाँ ध्यान देने की बात है कि ऊपर की ओर लगे पत्थरों का आकार प्रकार नीचे के पत्थरों को प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन निचले पत्थर स्तर के पत्थरों के आकार से उनके ऊपर वाले पत्थरों का आकार अवश्य प्रभावित होता है। क्योंकि अगर आप ऊपर, सीधा सिंपल समझिए, ऊपर वाले को गिराइएगा तो नीचे वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नीचे वाला गिर गया तो ऊपर वाला तो गिरेगा ही। अर्थात अगर नींव मजबूत होगा तभी ऊपर वाला टिक जाएगा, अगर नीचे वाला नींव कमजोर है तो पूरा ही गिरेगा। तो ये समझाने का प्रयास कर रहा है। यहाँ पर सबसे निचले स्तर पर लगे पत्थर जीवों के उन लक्षणों के समान हैं जो जीवों के बृहत्तम वर्ग को निर्धारित करते हैं। तो जो जितने भी निचले स्तर से हमको करना है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्गीकरण का आधार रहेगा, वहाँ से स्टार्ट करना है। ये लक्षण जीव के दूसरे किसी भी संरचनात्मक तथा क्रियात्मक लक्षण से स्वतंत्र होते हैं, लेकिन उसके बाद के स्तर के लक्षण पहले के स्तर के लक्षण पर तो निर्भर करते हैं तथा बाद के स्तर के प्रकार को भी निर्धारित करते हैं। ये जैसे जैसे हम लोग वर्गीकरण करते जाएंगे, आप समझते जाएंगे कि इसका अर्थ क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक इसी तरह हम सभी जीवों के वर्गीकरण के लिए भी परस्पर संबंधी लक्षणों का एक पदानुक्रम बना लेते हैं। आजकल हम जीवों के वर्गीकरण के लिए कोशिका की प्रकृति से प्रारंभ करके विभिन्न परस्पर संबंधित अभिलक्षणों को दृष्टिगत रखते हैं। तो इस बात को समझिए, यहाँ कोशिका की प्रकृति अर्थात आप देखेंगे कि दो कोशिकाएं भी अलग अलग हो सकती हैं। अर्थात सबसे मूल लक्षण आपका यही हो जाएगा कि क्या कोशिकाएं एक जैसी हैं। अगर एक जैसी हैं तो उनको एक तरफ, और अलग अलग तरह की कोशिकाएं हैं तो उनको एक तरफ रखेंगे। तो आखिर कोशिकाओं के आधार पर भी वर्गीकरण शुरू करेंगे, और सबसे पहला मूल लक्षण आपका यही होगा। आइए हम ऐसे लक्षणों पर गौर करें। एक यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक समेत कुछ झिल्ली से घिरे कोशिकांग होते हैं। हमने कोशिका वाले चैप्टर में पढ़ा था, यूकैरियोटिक कोशिका वो कोशिकाएं होती हैं जिनमें स्पष्ट केंद्रक अर्थात झिल्ली से युक्त केंद्रक होता है, और कोशिकांग झिल्ली युक्त होते हैं। बट इन्हीं के अपोजिट प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में कहे थे कि उनमें केंद्रक स्पष्ट नहीं होता, या यूँ कहें कि उनके केंद्रक के पास झिल्ली नहीं है, यानी कि स्पष्ट केंद्रक अर्थात केंद्रक ही नहीं है, और ना ही झिल्ली युक्त कोशिकांग है। उनमें कोशिका द्रव्य में ही सारा कार्य हो रहा था, जबकि एक यूकैरियोटिक कोशिका में अलग अलग विशिष्ट कार्यों को संपादित करने के लिए अलग अलग विशिष्ट कोशिकांग होते थे। यही कारण है कि जिन कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिकांग और केंद्रक नहीं होते हैं, उनकी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं अलग होंगी। वहीं यूकैरियोटिक कोशिकाओं की अलग होंगी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं, और वहीं पे प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की जैव रासायनिक प्रक्रियाएं अलग होंगी। इसका असर कोशिकीय संरचना के सभी पहलुओं पर पड़ता है। इसके अतिरिक्त केंद्रक युक्त कोशिकाओं में बहुकोशिक जीवों की निर्माण करने की क्षमता होती है, क्योंकि वे किसी खास कार्य के लिए विशिष्टीकृत हो सकते हैं। इसलिए केंद्रक वर्गीकरण का आधारभूत लक्षण हो सकता है। अर्थात कोशिका में भी हम किसको देखने वाले हैं, केंद्रक को, कि किसके पास स्पष्ट केंद्रक है उनको अलग कर लेंगे, जिन जीवों के पास स्पष्ट केंद्रक नहीं है उनको अलग कर लेंगे। अर्थात यहाँ पे ये बात समझना पड़ेगा कि जिन कोशिकाओं के पास केंद्रक है वही वही कोशिका आगे चलकर बहुकोशिक जीवों की निर्माण करने की क्षमता होती है। तो एक प्रश्न यहाँ से आपसे ये पूछा जा सकता है कि आखिर बहुकोशिक जीव हो सकते हैं केवल केंद्रक युक्त कोशिकाओं के द्वारा बन सकते हैं, या फिर
केंद्रक युक्त एवं केंद्रक विहीन कोशिकाओं के द्वारा भी बन सकते हैं या केवल केंद्रक विहीन कोशिकाओं से बन सकते हैं। तो आपको जवाब देना है केवल केंद्रक युक्त कोशिकाएं जितनी हैं वही बहुकोशिक जीवों की निर्माण की क्षमता होती है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको फंसाया जा सकता है, कॉन्सेप्ट के वाइज पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना है कि केंद्रक युक्त कोशिकाएं ही हैं जो बहुकोशिक जीवों के निर्माण की क्षमता जिनमें होती है। नेक्स्ट है, प्रश्न उठता है कि क्या कोशिकाएं अकेले पाई जाती हैं या फिर एक साथ समूह में पाई जाती हैं या अविभाज्य समूह में मिलती हैं। जो कोशिकाएं एक साथ समूह बनाकर किसी जीव का निर्माण करती है उनमें श्रम विभाजन पाया जाता है, अर्थात अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग कार्य करेंगी। तो कोशिकाओं में जब समूह बना देंगे, जैसे लोगों का एक समूह मिलकर कोई एक संगठन बनाता है, तो उस संगठन की बहुत सारी जिम्मेवारियां होंगी। किन्हीं का काम होगा पैसा कलेक्ट करना, किन्हीं का काम होगा आयात पे ध्यान देना, किसी का काम होगा निर्यात करना, किसी का काम होगा एडवर्टाइज करना। अर्थात सभी समूह के लोगों में अलग अलग लोगों के का कार्य अलग अलग होता है। इसी तरीके से किसी जीव में जो बहुकोशिक जीव हैं जिनमें कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं उनमें अलग अलग कोशिकाओं का अलग अलग कार्य होगा, अर्थात उनमें श्रम विभाजन पाया जाएगा। शारीरिक संरचनाओं में सभी कोशिकाएं एक समान नहीं होती, बल्कि कोशिकाओं के समूह कुछ खास कार्य के लिए विशिष्टीकृत हो जाते हैं, स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, अर्थात उनको एक विशिष्ट कार्य ही करना है। यही वजह है कि जीवों की शारीरिक संरचना में इतनी विभिन्नता होती है। इसी के परिणाम स्वरूप हम पाते हैं कि एक अमीबा और एक कृमि की शारीरिक बनावट में कितना अंतर है। एक कृमि बहुकोशिक होगा, वहीं एक अमीबा जो एक कोशिकीय होते हुए भी अपने अपने सारा जैव रासायनिक क्रियाओं को संपन्न कर लेता है एक कोशिका के अंदर ही। क्या जीव प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? तो कुछ जीवों पर यह बात लागू होती है, बल्कि कुछ जीवों पर लागू नहीं भी होती है। स्वयं भोजन बनाने की क्षमता रखने वाले और बाहर से भोजन प्राप्त करने वाले जीवों की शारीरिक संरचना में आवश्यक भिन्नताएं पाई जाएंगी। जहाँ जो स्वयं से भोजन बनाएंगे उन्हें भोजन बनाने के उनकी कोशिकाओं में भोजन को तैयार करने के कोशिकांग उपलब्ध होंगे, और वहीं जो बाहर से भोजन प्राप्त करेंगे उनको अपने बाहर से प्राप्त किए गए भोजन को पचाने के अलग कोशिकांग होंगे, अर्थात दोनों के शारीरिक संरचना में भी भिन्नता पाई जाएगी। जो जीव या पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं उनमें शारीरिक संगठन किस स्तर का होता है, इसमें हम लोग देखेंगे कि किसी में अंग है, किसी में उत्तक है, किसी में कोशिका स्तर का भी है। तो अलग अलग जीव हैं। चूंकि प्रकाश संश्लेषण केवल पादप तो नहीं करते, कुछ मोनेरा जगत में, जो अभी हम लोग जगत पढ़ेंगे जब आगे तो और अच्छे से डिफाइन होगा, मोनेरा जगत में भी, प्रोटिस्टा जगत में भी, पादप जगत में भी इन सभी के पास प्रकाश संश्लेषी गुण पाए जाएंगे। ये लोग प्रकाश संश्लेषण कार्य कर सकते हैं। तो इनमें भी शारीरिक संगठन अलग अलग होगा, लेकिन चूंकि प्रकाश संश्लेषण की बात कर रहे हैं तो कुछ ऐसे जीव होंगे जो प्रकाश संश्लेषण करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो इस आधार पर ये भी एक लक्षण है, इसी आधार पर हम लोग वर्गीकरण प्रारंभ कर सकते हैं। तो इन सभी पर ध्यान देना है, हमें मूल लक्षण ढूंढने हैं, किन मूल लक्षणों के आधार पर हम लोग जीवों में वर्गीकरण स्टार्ट कर सकते हैं। उसी तरह जंतुओं में किस तरह शरीर विकसित होता है और शरीर के विभिन्न अंग बनते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न कार्यों के लिए विशिष्ट अंग कौन कौन से हैं, इनको हमें अभी देखना है और समझना है। इन प्रश्नों के माध्यम से हम देख सकते हैं कि किस तरह विभिन्न लक्षणों का पदानुक्रम विकसित होता है। वर्गीकरण के लिए पौधों के शरीर के विभिन्न लक्षण किस प्रकार जंतुओं से भिन्न होते हैं। बहुत सारे लक्षण होंगे जो भिन्न बनाएंगे। वहीं जंतु जो चलायमान होंगे, पादप चलायमान नहीं होंगे, वो एक जगह पर स्थिर रहेंगे, तो उनके अंगतंत्र उन्हें स्थिर रखने में मतलब सहायक होंगे। और कुछ जो जीव जंतु, जो जितने भी जीव जंतु हैं जो चलायमान हैं, उनके जो अंग होंगे उन्हें गति पैदा करने में सहायक होंगे। तो दोनों के ही लक्षण अलग अलग हैं, दोनों की शारीरिक संरचनाएं भी बिल्कुल अलग अलग होंगी। इसकी वजह यह है कि पौधे का शरीर भोजन बनाने की क्षमता के अनुसार विकसित होता है, जबकि जंतु का शरीर भोजन बाहर से ग्रहण करने के अनुसार विकसित होता है। यही कारण है वर्गीकरण के दौरान उपसमूह और फिर बाद में बड़े समूह में विभाजन का आधार बनते हैं। जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है? उनका निवास स्थान या उनकी कोशिकीय संरचना। तो जस्ट हमने देखा कि कोशिकीय संरचना, जिनमें प्रोकैरियोटिक्स जीव अलग हो जाएंगे, यूकैरियोटिक्स जीव अलग हो जाएंगे। तो ये वर्गीकरण का एक मूलभूत लक्षण है, जबकि अरस्तु ने उनके निवास स्थान के आधार पर किया था, जो कि एक भ्रामक है।
नेक्स्ट है जीवों के प्रारंभिक विभाजन के लिए किस मूलभूत लक्षण को आधार बनाया गया था। इसमें केंद्रक को अर्थात कोशिका में ही अलग प्रकार की कोशिकाओं को पहचान करने के लिए उसमें उपस्थित केंद्रक के आधार पर आप अलग अलग जीवों में विविधता का जांच कर सकते हैं। किस आधार पर जंतुओं और वनस्पतियों को एक दूसरे से भिन्न वर्ग में रखा जाता है। जंतुओं में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, जबकि वनस्पतियों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। तो वनस्पति में पाए जाने वाले अंग तंत्र या कोशिकाएं या संरचना जो उनकी होंगी वो प्रकाश संश्लेषण को पूर्ण करने के लिए होंगी, जबकि जंतुओं में बाहर से भोजन को ग्रहण करने के लिए होगी। तो दोनों में ही भिन्न भिन्न वर्गों में रखा जाएगा। नेक्स्ट है वर्गीकरण और जैव विकास। सभी जीवधारियों को उनकी शारीरिक संरचना और कार्य के आधार पर पहचाना जाता है कि उनका कार्य अलग है, उनकी शारीरिक संरचना अलग है, तो सभी जीवधारी को हम ऐसे ही पहचानते हैं। उनका वर्गीकरण किया जाता है। शारीरिक बनावट में कुछ लक्षण अन्य लक्षणों की तुलना में ज़्यादा परिवर्तन लाते हैं। इसमें समय की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः जब कोई शारीरिक बनावट अस्तित्व में आती है तो यह शरीर के बाद में होने वाले कई परिवर्तनों को प्रभावित करती है। दूसरे शब्दों में शरीर की बनावट के दौरान जो लक्षण पहले दिखाई पड़ते हैं उन्हें मूल लक्षण के रूप में जाना जाता है और सबसे अधिक महत्वपूर्ण ये मूल लक्षण ही हैं। इनमें अभी हमें दो मूल लक्षण के बारे में जानकारी मिल चुकी है। कौन कौन से? एक थी आपकी केंद्रक की अवस्थिति, अगर कोई किसी में केंद्रक अवस्थित है उसकी, और दूसरी थी प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का लक्षण किसी में है किसी में नहीं है। इससे यह पता चलता है कि जीवों के वर्गीकरण का जैव विकास से कितना नज़दीकी संबंध है। जैव विकास क्या है? हम जितने भी जीवों को देखते हैं वे सभी निरंतर होने वाली परिवर्तन की उस प्रक्रिया के स्वाभाविक परिणाम हैं जो उनके बेहतर जीवन यापन के लिए आवश्यक थे। अर्थात जीव विकास करता ही क्यों है? क्योंकि उनको पहले से बेहतर जीवन यापन करने के लिए जरूरत पड़ेगी। इसके लिए वो खुद में कुछ परिवर्तन लाएंगे और इसी को जैव विकास कहते हैं। जैसे अगर आप मानव के ही उत्पत्ति की बात करेंगे तो सबसे पहले बोला जाएगा कि आदि मानव से भी पहले मानव बंदर की एक प्रजाति के रूप में था। उसे खुद में कुछ मतलब बनावट में कुछ चेंज लाना पड़ा क्योंकि वो एक बेहतर जीवन यापन जीना चाहता था। इसके लिए वो पहले झुक के चलता था, फिर सीधा होकर चलने लगा, फिर उसके गर्दन झुके हुए थे, फिर उस गर्दन स्ट्रेट हुए, और इस तरीके से होमो इरेक्टस वगैरह बनते बनते और अंततः होमो सेपियंस जो कि वर्तमान स्वरूप है मानव का वो पैदा हुआ या वो अस्तित्व में आया। तो ये जैव विकास का ही एक क्रम है जिसमें आप एक बंदर से एक मानव तक की यात्रा को देख सकते हैं। तो ये होने के कारण क्यों है कि ये उनके बेहतर जीवन यापन के लिए जो प्रक्रिया हुई, उनके शरीर में जो भी परिवर्तन की प्रक्रिया हुई वही जैव विकास कहलाता है। जैव विकास की इस अवधारणा को सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने 1859 में अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में दी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जा चुका हुआ क्वेश्चन है कि सबसे पहले जैव विकास की अवधारणा किसने, कब और किस पुस्तक में दी थी। तो चार्ल्स डार्विन ने जैव विकास की सबसे पहले अवधारणा दी थी 1859 में दी थी और अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में जैव विकास की बात की थी। जैव विकास की इस अवधारणा को वर्गीकरण से जोड़कर देखने पर हम पाते हैं कि कुछ जीव समूह जी शारीरिक संरचना में प्राचीन काल से लेकर आज तक कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। जैसे कि आप अमीबा या उनसे भी पहले जीवाणु या विषाणु का ही देख लें तो उनमें कुछ खास परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन कुछ जीव समूहों की शारीरिक संरचना में पर्याप्त परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। पहले प्रकार के जीवों को आदिम अथवा निम्न जीव कहते हैं। निम्न जीव क्योंकि उनमें कोई विकास नहीं हुआ, जो पहले जिस अवस्था में थे वही अवस्था में आज भी हैं, तो वो आदिम है। आदिम मतलब पुराने जीव हैं। ये साधारण जीव भी कहलाते हैं, लेकिन ये शब्द उपयुक्त नहीं है क्योंकि इससे उनकी विभिन्नताओं का ठीक से पता नहीं चलता। इसके बजाय हम उनके लिए पुराने जीव और नए जीव शब्द का प्रयोग करेंगे। चूंकि विकास के दौरान जीवों में जटिलताओं की संभावना बनी रहती है। जटिलता का मतलब क्या होता है कि जब तक आप एक कोशिका के हैं आप उसी में बहुत ही सरल सिंपलेस्ट वे में हैं, और वहीं अगर आप उसी में बहुत सारी कोशिकाओं का जाल आ जाएगा, सभी का अलग अलग कार्य हो जाएगा, तो आप उसको वही कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं। जैसे एक है सीधी दीवार जिसमें आप ईंटों का एक सीधा क्रम है और कर दिए, और वहीं पे अगर आप डिजाइनर वॉल बनाना है, आपको उसके हिसाब से कर्व्ड दीवार बनाना है, तो उसके लिए आप जितना कर्व्ड करेंगे उतना ही आप कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहे हैं, अर्थात जटिलता को बढ़ा रहे हैं।
क्योंकि विकास के दौरान जीवों में जटिलता की संभावना बनी रहती है, इसलिए पुराने जीवों को साधारण और नए जीवों को अपेक्षाकृत जटिल भी कहा जा सकता है। अब फिर से सवाल है, आदिम जीव जीव किन्हें कहते हैं? ये तथाकथित उन्नत जीवों से किस प्रकार भिन्न है? जो सबसे पहले जिनमें विकास हुआ ही नहीं, जो उसी अवस्था में आज भी मौजूद है, वो आदिम जीव है। क्या उन्नत जीव और जटिल जीव एक होते हैं? आप सामान्य भाषा में उन्नत जीवों को जटिल जीव कह सकते हैं। वर्गीकरण समूह की पदानुक्रमित संरचना, और ये सबसे ही इम्पोर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे जो डाटा है वो डायरेक्टली पूछे जाएंगे। कह रहा है अर्नेस्ट हैकल 1894, रॉबर्ट विटेकर 1969 और कार्ल वॉस 1977, ये सभी अलग अलग जीव वैज्ञानिक हैं और इन्होंने अलग अलग समय पे वर्गीकरण को परिभाषित किया है। नामक जैव वैज्ञानिकों ने सारे सजीव को जगत किंगडम नामक बड़े वर्गों में विभाजित करने का प्रयास किया। मतलब सभी ने जगत में बांटा, सभी पहले जितने भी सजीव हैं सभी को जगत में बांटने का प्रयास किया। विटेकर द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण में 5 जगत मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया हैं। तो विटेकर, जो रॉबर्ट विटेकर है, 1969 में ये काम किए थे कि संपूर्ण जैव जगत जितने भी सजीव हैं सभी को इन 5 किंगडम्स में बांटे, कि सभी किंगडम्स में कुछ न कुछ आधारभूत लक्षणों के आधार पर अंतर होगा और उन्हीं अंतरों के आधार पर एक जीवों का एक समूह बनाए। और सबसे पहले जो विभाजन का किए विटेकर ने 1969 में, वो 5 जगतों में बांटे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ये समूह कोशिकीय संरचना, पोषण के स्रोत और तरीके तथा शारीरिक संगठन के आधार पर बनाए गए। मतलब रॉबर्ट विटेकर ने जो इन 5 अलग अलग किंगडम्स में बांटने का प्रयास किया, उस बांटने के लिए उनके पास आधार, बांटने का जो आधार था वो पोषण के स्रोत और तरीके हैं, कि सभी जीवों का पोषण का स्रोत और तरीका अलग अलग होगा, और शारीरिक संगठन के आधार स्तर जो है वो सभी जीवों में अलग होंगे। वॉस ने अपने वर्गीकरण में मोनेरा जगत को ऑर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में बांट दिया, जो प्रयोग में लाया जाता है। तो जो वोस नामक वैज्ञानिक है जिन्होंने 1977 में वर्गीकरण किया, तो उन्होंने सभी किंगडम्स को नहीं बांटा। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, तो उसमें से जो मोनेरा हैं उनको वो 2 अलग अलग भागों में बांटते हैं, एक है आर्की बैक्टीरिया और दूसरा है यू बैक्टीरिया। पुनः विभिन्न स्तरों पर जीवों को उप समूह में वर्गीकृत किया जाता है। मतलब सबसे पहले तो किंगडम में बांट दिए, किंगडम अर्थात जगत। अब जगत को अगर कोई जंतु का बात कर रहे हैं तो फाइलम में बांटेंगे, और अगर पादप की बात कर रहे हैं तो डिवीजन में करेंगे। तो ये इसी बात को समझना है। वैसे यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ कि पादप को 5 डिवीजन में बांटा जाता है, उसको मैं आगे एक्सप्लेन भी करेंगे, हम लोग अच्छे से पढ़ना ही है वो पाँचों को। फिलहाल जान लीजिए, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये 5 अलग अलग डिविजन्स हैं जिन्हें हम लोग 5 पादप में पढ़ेंगे। सबसे पहले जाति में बांटे, फिर वर्ग में, फिर सॉरी पहले जाति में, फिर जंतु है तो फाइलम में, और फिर वर्ग में, गण में, कुल में, वंश में, जाति में। वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति या क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, इन भागों में बांटते हैं। तो सबसे पहले आपका क्या है, किंगडम है। तो यहाँ अगर समझने का प्रयास करें कि सभी सजीव हैं, सजीव को 5 अलग अलग किंगडम्स में बांटा गया है। अब किंगडम्स में अगर जंतु की बात की जाए तो फाइलम में होंगे, और अगर पादप की बात की जाए तो डिविजन्स में होंगे। फिर फाइलम्स बटेंगे वर्ग में, जिसे क्लास कहते हैं। वर्ग बटेंगे ऑर्डर्स में, जिसको गण कहते हैं। गण बटेंगे फैमिली या कुल कुल में। फिर वंश बटेंगे जीनस में, सॉरी फैमिली बटेंगे वंश या जीनस में, और फाइनली जाति में। तो यहाँ पे ये जो लास्ट के 2 हैं ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? ये आगे हम लोग अभी वैज्ञानिक नाम जब देखेंगे उनमें इन दोनों का ही प्रयोग किया जाएगा, और इन्हीं दोनों को हम लोग को समझना है। तो इन पांचों, इन जो जाति, सॉरी जगत, जगत को बांटा जाएगा फाइलम, फाइलम को क्लास, क्लास को ऑर्डर, ऑर्डर को फैमिली, फैमिली को जीनस, जीनस को स्पीसीज। ये क्रम हमें ध्यान रखना है। कई बार एग्जामिनर हमसे ये क्रम पूछ लेंगे कि इनमें से सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा जगत हो जाएगा, सबसे छोटा कौन है तो जाति हो जाएगा। तो ये सारा हमें समझना है। इसी प्रकार वर्गीकरण के पदानुक्रम में जीवों को विभिन्न लक्षणों के आधार पर छोटे छोटे समूहों में बांटते हुए हम वर्गीकरण की आधारभूत इकाई तक पहुंचते हैं। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई स्पीसीज है या जाति है, ये बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये यहाँ
से ही उठाते हैं एग्जामिनर्स, तो इसको ध्यान में रखना है। अतः किन जीवों को हम एक जाति का जीव कहेंगे? एक ही जाति के जीवों में बाह्य रूप से काफी समानता होगी तथा वे जनन कर सकते हैं। विटेकर द्वारा प्रस्तावित जगत प्रणाली, जगत वर्गीकरण को 5 प्रमुख विशेषताएं हैं जो कि निम्नवत हैं। आज हम इन्हीं पांचों विशेषताओं को पढ़ेंगे। ये पूरे टॉपिक को हम लोग 3 या 4 पार्ट्स में बांट कर पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। ये पढ़ने के बाद मैंने इनको अच्छे से एक क्विक नोट्स के रूप में भी शेयर करके रखा है। आप लोग इसका क्विक नोट्स का आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिलहाल आगे देखिए। मोनेरा, इन जीवों में न तो संगठित केंद्रक, न संगठित केंद्रक कहने का तात्पर्य है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में विभेदीकरण। जब हम लोग बिना संगठित केंद्रक की बात कर रहे हैं, अर्थात हम लोग प्रोकैरियोटिक जीवों की बात कर रहे हैं। इन जीवों में न तो संगठित केंद्रक और कोशिकांग होते हैं और न ही उनके शरीर बहुकोशिक होते हैं, अर्थात ये एक कोशिका के होंगे और प्रोकैरियोटिक होंगे। इनमें पाई जाने वाली विविधता अन्य लक्षणों पर निर्भर करती है। इनमें से कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है और कुछ में नहीं पाई जाती, अर्थात सभी जो मोनेरा है उनमें आप एक बात नहीं लगा सकते कि इन सबों में कोशिका भित्ति होगी या सबों में कोशिका भित्ति नहीं होगी, क्योंकि ये मोनेरा वर्ग है। इसमें से कुछ में जो स्पेसिफिक हैं, कुछ अलग अलग जंतु हैं जो मोनेरा में आएंगे, वो कोशिका भित्ति वाले होंगे और कुछ में नहीं होंगे। तो ये स्टेटमेंट्स में ध्यान रखना है। कई बार जो एग्जामिनर है इन्हीं स्टेटमेंट्स में हमें फंसाने का प्रयास करते हैं। कोशिका भित्ति के होने या न होने के कारण मोनेरा वर्ग के जीवों की शारीरिक संरचना में आए परिवर्तन तुलनात्मक रूप से बहुकोशिक जीवों में कोशिका भित्ति के होने या न होने के कारण आए परिवर्तनों से भिन्न होते हैं। अगर हम लोग वहीं बहुकोशिक जीवों में बात करें, बहुकोशिक जीवों में जैसे कि एक पादप को ले लेते हैं और एक जंतु वर्ग को ले लेते हैं, एनिमेलिया एंड प्लांटी। एनिमेलिया के पास कोशिका भित्ति नहीं होती है और वहीं प्लांट के पास कोशिका भित्ति होती है, लेकिन दोनों में कितना ही अधिक विभेदीकरण है, दोनों ही एकदम कंप्लीटली डिफरेंट हैं। जबकि मोनेरा में एक छोटा सा वर्ग है, मतलब एक छोटा सा क्या है, एक जगत ही है मोनेरा, उसमें कुछ होंगे जो कोशिका भित्ति वाले होंगे और कुछ होंगे जो कोशिका भित्ति नहीं वाले होंगे, जिनमें कोशिका भित्ति नहीं होगी। बट दोनों में ऐसा नहीं है कि जिस प्रकार जंतु और पादप एक दूसरे से कंप्लीटली डिफरेंट थे, वैसे ही मोनेरा जगत में भी ये दोनों जो जीव होंगे वो कम्प्लीटली डिफरेंट होंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि इन दोनों का जो परिवर्तन होंगे वो दोनों अलग अलग हैं। पोषण के स्तर पर ये स्वपोषी तथा विषम पोषी दोनों हो सकते हैं, अर्थात खुद से भी भोजन पकाएंगे और दूसरे पर डिपेंडेंट भी रह सकते हैं। तो एक ही जीव ऐसा नहीं है कि एक ही जीव स्वपोषी भी होगा और वही जीव परपोषी भी होगा, नहीं। यहाँ पे बात किया जा रहा है एक जगत का, तो जगत में कुछ जीव ऐसे होंगे जो स्वपोषी होंगे और कुछ जीव विषम पोषी यानी कि परपोषी होंगे। उदाहरण के लिए जीवाणु, नील हरित शैवाल तथा साइनोबैक्टीरिया, नील हरित शैवाल को ही साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है, और माइकोप्लाज्मा जो कि सबसे छोटी जीवित कोशिका है, माइकोप्लाज्मा। तो इन सब में आप देख सकते हैं ये बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया के बारे में आप जान रहे हैं कि ये प्रोकैरियोटिक्स है, तो इसमें क्या क्या पाए जाएंगे तो आप ये पहले भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे कोई भी आपको झिल्ली युक्त कोशिकांग देखने को नहीं मिल रहा है। इन्हीं में आपसे एग्जाम्पल्स भी पूछ देते हैं। बैक्टीरिया हो गया, एनाबिना हो गया, ये सारे क्या हैं, ये सभी मोनेरा के ही उदाहरण हैं। आगे देखते हैं प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा इसमें एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं। इस वर्ग के कुछ जीवों में गमन के लिए, मतलब गमन मतलब चलने के लिए, स्थान परिवर्तन के लिए सीलिया, फ्लैजिला नामक संरचनाएं पाई जाती हैं। ये स्वपोषी तथा विषमपोषी दोनों तरह के ही हो सकते हैं, अर्थात इनमें भी जो अलग अलग जीव हैं, कुछ जीव स्वपोषी लक्षण दर्शाएंगे और कुछ जो है वो विषमपोषी लक्षण दर्शाएंगे। उदाहरण के लिए एक कोशिकीय शैवाल, शैवाल भी बहुत सारे हैं। जो बहुकोशिक शैवाल होंगे उनको हम लोग पादप वर्ग में रखेंगे, और जो भी एक कोशिकीय शैवाल होंगे उन्हें हम लोग प्रोटिस्टा वर्ग में रखेंगे। डाइटम, प्रोटोजोआ, ये सभी प्रोटिस्टा वर्ग में आते हैं। इनमें आप आकृति देख सकते हैं, ये एक पैरामीशियम का आकृति बना हुआ है, और पैरामीशियम जो है आपको देख के लगेगा कि ये चप्पल जैसी आकृति है। तो कई बार आपसे इस तरीके से फिगर दे करके, बिना फिगर दिए भी आपसे पूछ लेगा कि इनमें से किसकी आकृति चप्पल के समान है। तो आपकी पैरामीशियम की आकृति आप देख सकते हैं कि चप्पल के समान है। इसमें फिर नेक्स्ट है अमीबा। आप देख सकते हैं अमीबा में ये कूटपाद है। ये कूटपाद के माध्यम से ही भोजन भी ग्रहण करते हैं, आगे बढ़ते भी हैं, पोषण भी करते हैं, चलन भी करते हैं, सारा काम ये कूटपाद से ही कर लेते हैं।
ये अमीबा की स्ट्रक्चर है, ये अनियमित आकृति के रूप में आपको दिखाई दे रही होगी। और एक होता है यहीं पे यूग्लिना, ये भी एक प्रोटिस्टा का ही उदाहरण है। इनमें प्रकाशग्राही अंगक हैं और ये इनमें क्लोरोप्लास्ट भी पाए जा रहे हैं, अर्थात ये स्वपोषी हैं, ये अपना पोषण स्वयं करेंगे। तो ये इनमें से भी दोनों को देखिए, पैरामीशियम और अमीबा ये दोनों ही परपोषित है, बट उसी के उलट यूग्लिना जो है वो स्वपोषी है। इनमें एक लंबा सा फ्लैजिला देख रहे हैं, इन फ्लैजिला के माध्यम से ही ये गमन करते हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखना है। हालांकि अभी ये इन पांचों को पढ़ने के बाद हम इनका जो क्विक नोट्स है उससे भी डिस्कशन वापस से करेंगे, जिससे कि सारी बातें हम लोग अच्छे से समझ जाएं और एग्जामिनर्स जो हमें शब्दों में उलझाएंगे उनको हम लोग क्लियर कर लें। नेक्स्ट है फंजाई। फंजाई के बारे में लिख रहा है कि ये विषमपोषी यूकैरियोटिक जीव हैं। तो ये यूकैरियोटिक है, हालांकि प्रोटिस्टा भी यूकैरियोटिक थे, केवल और केवल एक प्रोकैरियोटिक्स होते हैं, मोनेरा वाले। फंजाई में कुछ पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर रहते हैं, इन्हें मृतजीवी कहा जाता है। जो हर एक फंजाई तो नहीं, लेकिन कुछ फंजाई ऐसे हैं जो पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करते हैं, इसीलिए फंजाई वर्ग को मृतजीवी भी कहा जाता है। कई अन्य आतिथेय जीव के जीवित जीव द्रव्य पर भोजन के लिए आश्रित रहते हैं। आतिथेय का अर्थ है होस्ट, जैसे कि मेहमान को जो बुलाते हैं, जिनके घर पे मेहमान जाते हैं उनको आतिथेय यानी कि होस्ट कहते हैं। एक गेस्ट होते हैं, एक होस्ट होते हैं। तो गेस्ट हो गए मेहमान जो आएंगे, और होस्ट होते हैं जो बुलाने वाले होते हैं। तो आतिथेय जीव होंगे, मतलब ये किसी ऐसे जीव जो जिनको होस्ट को तलाश करेंगे और उन्हीं के जीव द्रव्य पर अपना भोजन के लिए आश्रित रहेंगे, इन्हें परजीवी भी कहेंगे। इनमें से कई अपने जीवन की विशेष अवस्था में बहुकोशिक क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। फंजाई मतलब हो सकता है कि एक कोशिकीय रूप में पैदा हो, लेकिन ये अपने जीवित अवस्था में बहुकोशिक क्षमता प्राप्त कर लेंगे, यानी बहुकोशिकीय हो जाएंगे। फंजाई अथवा कवक में काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो हम लोग पिछले चैप्टर्स में भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि कोशिका भित्ति किन किन में पाई जाती है और क्या चीज़ किस पदार्थ की बनी होती है, ये देखना है। तो पादपों में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, शैवालों में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। फंजाई अथवा कवक में कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। तो क से कवक, क से काइटिन, ये आप ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं, दोनों में क और क लगा हुआ है। एक और है जीवाणु। जीवाणु में भी कुछ जीवाणुओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, कुछ में नहीं पाई जाती। जिनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है उनमें पेप्टिडोग्लाइकेन की बात बनी होती है। तो इस बात को ध्यान में रखना है, इसको आप कहीं अलग से नोट कर लीजिए। उदाहरण के लिए इसमें कौन कौन से होंगे, यीस्ट होंगे, मोल्ड होंगे, मशरूम होंगे, ये सभी कवक या फंजाई के उदाहरण हैं। इसमें आप देख सकते हैं यीस्ट को ही सैक्रोमाइसीज कह रहे हैं। पेनिसिलियम है, पेनिसिलियम जो एक जो एंटीबैक्टीरिया बनाता है, एंटीबैक्टीरिया भी बोल सकते हैं, और एंटीबायोटिक जो दवा हो हम लोग खाते हैं, पेनिसिलियम उसको बनाता है। आगे है एगेरिकस। यहाँ पे थोड़ा सा पेनिसिलियम के बारे में डिस्कस करना जरूरी है। पेनिसिलियम कवक से प्राप्त होता है और ये एक एंटीबायोटिक है जो कि जीवाणु को मारता है। ये क्या करता है, ये जीवाणुओं के कोशिका भित्ति बनाने की जो घटना है उसको रोक देता है, और उसके बाद हमारे शरीर के जो प्रतिरक्षा तंत्र है उस जीवाणु की कोशिका को ढूंढ के मारती है। तो पेनिसिलियम इस प्रकार से एंटीबायोटिक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है कवकों में कुछ प्रजातियां नील हरित शैवाल यानी कि साइनोबैक्टीरिया के साथ स्थायी अंतर संबंध बनाती है, जिसे सहजीविता कहते हैं। सहजीविता और परजीविता दोनों ही अलग अलग टर्म्स हैं। परजीविता का तात्पर्य है कि दो जीव जो एक दूसरे पे निर्भर नहीं करेंगे, जबकि सहजीविता में दोनों जीव एक दूसरे पर निर्भर करेंगे। निर्भर करने का तात्पर्य ये है कि दोनों का ही फायदा हो, और परजीविता में कोई एक फायदा में रहेगा और एक घाटे में रहेगा। तो ये है परजीवी संबंध, और सहजीवी संबंध में दोनों को ही लाभ होगा। तो यहाँ पे जो साइनोबैक्टीरिया और कवकों के जो अंतर संबंध बन रहा है, जो सहजीवी संबंध बन रहा है, ऐसे सहजीवी जीवों को ही लाइकेन्स कहेंगे। ये लाइकेन अक्सर पेड़ों की छाल पर रंगीन धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। और लाइकेन के बारे में एक बहुत ही स्पेशल घटना है कि ये वायु प्रदूषण का बहुत ही अच्छा सूचक है। जहाँ पे भी वायु प्रदूषण होगा वहाँ पे लाइकेन नहीं पाया जाएगा, वहाँ अनुपस्थित रहेगा। अर्थात लाइकेन्स की अनुपस्थिति के आधार पर आप कह सकते हैं कि वहाँ पर वायु प्रदूषण है या नहीं है।
ये बहुत ही सेंसिटिव होता है वायु प्रदूषण के लिए, इस कारण से ऐसा है। प्लांटी या पादप, इस वर्ग में कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिक यूकैरियोटिक जीव आते हैं। ये स्वपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल का प्रयोग करते हैं। प्लांटी वर्ग में सभी पौधों को रखा जाता है, चूंकि पौधे और जंतु सर्वाधिक दृष्टिगोचर होते हैं, मतलब जिसको आप आसपास देखते हैं। अतः इन उपवर्गों की चर्चा हम लोग बाद में खंड 7.4 में भी करेंगे, तो इसको तो हमें और अच्छे तरीके से पढ़ना है। प्लांटी और एनिमल को, इनको तो बहुत ही ज़्यादा डीप में भी पढ़ना है, समझना भी है। तो फिलहाल हम लोग इन तीनों को डिस्कस करते हैं एक शॉर्ट नोट्स के टर्म में, और आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ देखें, मोनेरा। मोनेरा का सबसे पहले जो वर्गीकरण किया गया, इस आधार पर किया गया कि इनके कोशिकाओं में केंद्रक उपस्थित है अथवा नहीं। तो इनके कोशिकाओं में ना ही केंद्रक पाए जाते हैं और ना ही कोई कोशिकांग पाए जाएंगे। तो इस आधार पे तो इनमें केंद्रक भी नहीं पाया जाएगा, कोशिकांग भी नहीं पाए जाएंगे। ये केवल और केवल एक कोशिकीय जीव होंगे, इनमें कोई भी बहुकोशिक नहीं हो सकता है। ये केवल एक कोशिकीय हैं। इनमें कुछ में कोशिका भित्ति हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। मोनेरा वर्ग में कोशिका भित्ति हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ये स्वपोषी हो भी सकते हैं और विषमपोषी भी हो सकते हैं, अर्थात जरूरी नहीं है कि स्वपोषी हों ही या विषमपोषी हों ही। कुछ होंगे जो स्वपोषी होंगे और कुछ जो है वो विषमपोषी भी हो सकते हैं। इनमें आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के रूप में विभाजन वास ने किया था 1977 में। इस बात को भी कंक्लूड किया गया है, और इस बात को आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछ ले कि मोनेरा जो किंगडम है, इसको आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में विभाजन किसने किया था, तो आपको जवाब देना है वास ने 1977 में। इनके उदाहरण को ध्यान रखना है। जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया या नीलहरित शैवाल एक ही बात है, और माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा आपकी सबसे छोटी जीवित कोशिका है, इसके बारे में तो बिल्कुल ही ध्यान रखना है। आगे है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के विषय में क्या है? प्रोटोजोआ एक कोशिकीय होंगे। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये केवल और केवल एक कोशिकीय होंगे, ये बहुकोशिक नहीं हो सकते हैं। इनमें केंद्रक पाया ही जाएगा, बिल्कुल पाया जाएगा, क्योंकि जिसमें केंद्रक नहीं था उसको तो हम लोग अलग कर लिए। इनमें केंद्रक पाए जाएंगे, कोशिकांग पाए जाएंगे, अर्थात ये यूकैरियोटिक जीव होंगे। ये स्थिर भी हो सकते हैं और गतिशील भी हो सकते हैं। जो कुछ स्थिर होंगे और कुछ गतिशील होंगे। जो गतिशील होंगे उनमें गति गति के लिए, मतलब गमन के लिए सीलिया और फ्लैजिला नामक अंग पाए जाएंगे। जिनमें सीलिया और फ्लैजिला पाया जा रहा है, इट मीन्स वो गतिशील है। जिनमें नहीं पाया जाएगा वो स्थिर है। ये स्वपोषी और विषमपोषी दोनों ही होते हैं। प्रोटोजोआ स्वपोषी भी हो सकते हैं और विषमपोषी भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है एक कोशिकीय। नेक्स्ट सॉरी, ये एक कोशिकीय शैवाल इसके एग्जाम्पल्स हैं। डाइटम और प्रोटोजोआ भी इसके एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे एक बात ध्यान देने योग्य है जो मैंने शायद मिस कर दिया है। इनमें कोशिका भित्ति पाई भी जा सकती है और नहीं भी, क्योंकि इनमें से भी कुछ स्वपोषी हैं। जो स्वपोषी हैं उनमें कोशिका भित्ति पाई जाएगी, और जो विषमपोषी हैं उनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी। तो ये बात भी ध्यान रखना है। इनमें कोशिका भित्ति पाई भी जा सकती है और नहीं भी पाई जा सकती, मतलब दोनों ही कंडीशन यहाँ पे उपलब्ध है। इनमें से वायु प्रदूषण का सूचक जो है, आगे हम लोग कवक में देखते हैं। कवक कवक जो है वो यूकैरियोटिक्स होंगे, केवल और केवल यूकैरियोटिक्स ही होंगे। यूकैरियोटिक्स कहने का तात्पर्य है इनमें स्पष्ट केंद्रक भी होगा और स्पष्ट कोशिकांग, झिल्ली युक्त कोशिकांग भी होंगे। ये केवल विषम पोषी होंगे, ये स्वपोषी नहीं हो सकते, इस बात पे ध्यान रखना है। इनमें से कुछ जो है वो सड़े गले पदार्थों से पोषण प्राप्त करेंगे। क्योंकि कुछ जो है सड़े गले पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं, तो इन्हें मृतोपजीवी कहते हैं। कुछ जो होंगे वो परजीवी होंगे, क्योंकि वो जीवित होस्ट को तलाश करके उनकी कोशिका द्रव्य से अपना भोजन प्राप्त करेंगे, पोषण प्राप्त करेंगे। होस्ट के शरीर के जीव द्रव पर से पोषण पदार्थ प्राप्त करते हैं, इसलिए ये परजीवी भी हैं। परजीवी में एक का फायदा और एक का घाटा होता है, जिसे मैंने डिस्कस कर रखा है। और इनकी कोशिका भित्ति जो है वो काइटिन की बनी होती है, जो काइटिन एक जटिल शर्करा है, ध्यान रखना है। इनके उदाहरण है यीस्ट, मोल्ड और मशरूम। और फोर्थ है प्लांट, जिसको हमें नेक्स्ट पढ़ना है। प्लांट प्लांट में कोशिका भित्ति पाई ही जाएगी। ये केवल और केवल बहुकोशिक होंगे, अर्थात एक कोशिकीय नहीं होंगे। ये सारी की सारी यूकैरियोटिक्स हैं, अर्थात स्पष्ट केंद्रक है, स्पष्ट झिल्ली युक्त कोशिकांग होंगे। ये केवल और केवल स्वपोषी हैं और ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए इनके पास क्लोरोफिल नामक वर्गनक पाया जाता है, जो कि क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड नामक कोशिकांग में उपस्थित होता है। और लास्ट है एनिमल्स।
एनिमल्स में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ये केवल और केवल बहुकोशिकीय ही होते हैं और ये केवल परपोषी ही होते हैं, ये स्वपोषी नहीं होते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको और अच्छे से डिटेल्स में देखेंगे, प्लांट्स के बारे में और अच्छे से जानेंगे, और उसके नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग एनिमल्स के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो आज के लिए वीडियो इतना ही है। थोड़ा तबीयत ख़राब था इसलिए 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ रहा था, अब से रेगुलर रहेगा। आप सभी को धन्यवाद।